नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स जो आईएएस के एग्जाम के ऊपर फोकस करके तैयार किए जाते हैं, जो एसएससी और आईबीपीएस के एग्जाम्स के लिए ऑटोमेटिकली हेल्पफुल हो जाते हैं। आज की तारीख है 29 मई 2018 मंगलवार। मैं हूं करदम रावल। तो हमारा जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और इसका जो प्राइस है वो हमने रखा है 4999 रुपीज उन लोगों के लिए जो पहले 2000 एस्पिरेंट की लिस्ट के अंदर रजिस्टर करवाते हैं। फिर आपको कोर्स मिलेगा 9999 रुपीज के अंदर। तो इस कोर्स के अंदर आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि 8 सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स के तौर के ऊपर, जिसका आप जो यूटिलाइजेशन है वो 2019 की मेंस एग्जाम तक कर पाएंगे। और ये जो कोर्स है इसकी वैलिडिटी टाइम पीरियड से आप देखें तो 18 मंथ्स है और जो वीडियोस और पीडीएफ है अनलिमिटेड टाइम एक्सेसिबल है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से या फिर पीसी से, कहीं से भी। और ये सारी चीज़ें होगी हमारी वेबसाइट से। ज़्यादा जानकारी, फ्री डेमो लेक्चर्स, कौन कौन से ट्यूटर्स पढ़ाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी upsciexams.com के ऊपर। तो वेबसाइट विजिट करना ना भूले। वहाँ पे कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है तो आप हमें चैट विंडो से चैट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इवन आप चैट के अंदर कॉल भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको किस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कॉल चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए, आप वो भी वहाँ पे सेट कर सकते हैं। और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर निकल के आता है वो शट डाउन ऑफ स्टरलाइट कॉपर प्लांट। तो वेदांत ग्रुप का जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट था उसको तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि इन लोगों ने एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और हमारे देश के एनवायरनमेंट को और प्लांट के आसपास के अंदर रहने वाले गांव के लोगों को जो समस्याएं का सामना करना पड़ा है वो बहुत ही खराब था। यहाँ पे 2 पेजों का एक नेशनल जो हमारा पॉलिटिकल बोर्ड है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने 2 पेज का एक इनको लेटर लिख के बोला था कि भाई आप अपना प्लांट बंद कर दो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो प्रोटेक्शन एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट की, और इसके अलावा इन लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये 2 की रीजन थे इस प्लांट को बंद करवाने के लिए। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक दमदार दबंग काम करते हुए 28 मई 2018 को डिमांड की थी और आज इसको जो कंट्रोवर्शियल स्टरलाइट कोपर फैक्ट्री थी थूथुकुड़ी या फिर उसको बोलते हैं टुटीकोरिन को, वहां पे ये बंद हो गया है। इस प्रोटेस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट के अंदर 13 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 100 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे घायल हो जाते हैं। प्रोटेस्ट जो था उसके अंदर भी 2 तरह के प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे। एक चाहते थे कि प्लांट बंद हो जाए, दूसरे उन्हीं के लोग थे, प्लांट वाले ही, वो चाहते थे कि प्लांट बंद ना हो। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर निकल के आता है, उसको इस तरह से पढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 18(1)(b) ऑफ द वाटर एक्ट 1974 इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, the government endorsed the closer direction of the Tamil Nadu Pollution Control Board, which is also known as TNPCB, and also direct the board to seal the unit and close the plant permanently। तो ये बहुत ही बड़ी चीज, अच्छी चीज और एक निडर कदम उठाया है और सरकार ने करके दिखाया है कि सरकार क्या कुछ कर सकती है। जो प्रोटेस्ट था प्लांट के विरुद्ध में, वो पिछले 2 दशकों से यानी कि 20 सालों से चल रहा था, लेकिन ये पिछले 3 महीनों के अंदर इसने बहुत ही दमदार वर्क किया। और जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट था वो चाहता था कि हमारी जो कैपेसिटी है वो डबल हो और उसका अप्रूवल भी मिल गया था इन लोगों को। 8 लाख मैट्रिक टन पर एनम का ये लोग प्रोडक्शन करने वाले थे। तो सोचिए कि अगर 4 लाख मैट्रिक टन के अंदर भी बहुत सारा इन्होंने पॉल्यूशन किया, तो ये प्रोडक्शन अगर डबल करेंगे पर एनम का यानी कि हर साल का, तो यहाँ पे जो आसपास के अंदर रहने वाले लोग हैं उसके लिए बहुत ही खतरनाक चीज साबित हो सकती थी ये। तो मेन कोर्स जो था प्रोटेस्ट का वो था कि आसपास के अंदर रहने वाले जो नियर बाय विलेजेस में रहने वाले छोटे बड़े लोग थे, उनका जो सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी और पीने के पानी के अंदर बहुत ज्यादा गंदी मिलावट होती थी। आपको लगेगा कि कॉपर तो एक ऐसा मेटल है जो पानी को खुद शुद्ध करता है, लेकिन कॉपर को जब पिघलाया जाता है और उसके अंदर से डर्ट रिमूव किया जाता है तो उसके लिए वहां पे पानी के साथ इसको वॉश आउट करना और इसको ठंडा करना काफ़ी ज़रूरी हो। तो ये जब ठंडा होता है और इसको जब मोल्ड किया जाता है तो उस समय यहाँ पे बहुत सारा केमिकल वेस्ट निकलता है और इसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी पानी लगता है। और ये सारा जो पानी था वो लोग फिर नदियों के साथ मिक्स कर देते थे। दूसरी बात कि जो एनवायरनमेंट के ऊपर यानी कि जो हीट ये जनरेट करते थे कॉपर को मेल्ट करने के लिए, ये भी
जो हीट थी वहाँ पे वो केमिकल लगाते थे, और जो मोल्डिंग टाइम है उसके मोल्डिंग फर्नेस होती है वहाँ पर भी ये लोग केमिकल यूज़ करते थे। तो ये केमिकल डायरेक्टली हवा के अंदर जाता था और सांस लेने में और पीने के पानी में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। काफ़ी लोगों को स्टमक इश्यूज इस थुथुकुडु एरिया के आसपास के लोगों को, प्लांट के आसपास के लोगों को देखने को मिलता था। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बेहतर डिसीजन लिया है। दूसरा जो करंट अफेयर है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट के बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए आज दो करंट अफेयर बने हैं। तो कोची का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरला स्टेट के अंदर, उन्होंने विश्व के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि भाई एनवायरनमेंट की सुरक्षा करनी है, प्रोटेक्शन करनी है तो आप हमसे सीखे, क्योंकि केरला की लिटरेसी रेट इंडिया के नंबर 1 है। और इंडिया का जो कैपिटल, इस तरह से हेवन कैपिटल कहा जाता है, केरला ग्रीनरी का कैपिटल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट बनाया गया है और उसको इनॉग्रेट किया गया है। सोलर प्लांट इसके अंदर लगे हुए हैं। ऑर्गेनिक फार्म होती है, यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने जो 2 दिन पहले एडिटोरियल थी वहाँ पे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है उसको फन फैक्ट में बताया था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है कैंपस के अंदर जहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं होते। तो इसी तरह से रीड बिटवीन द लाइंस के वर्ड्स को अगर आपको सीखना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको ऐसे ही सीखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो उसकी बदौलत इन्होंने एक साल के अंदर, यानी कि पिछले साल के अंदर इन्होंने 80 टन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाए, जैसे कि 378 किलो के पंपकिन उगाए, 2000 किलो के ऐश गॉर्ड उगाए, इसके अलावा 425 किलो के कुकुम्बर्स उगाए, ककड़ी उगाई इन्होंने, और काफ़ी सारे अलग अलग वेजिटेबल्स जो ये लोग मार्केट में भी बेचते थे। और अपने एयरपोर्ट के अंदर काम करने वाले छोटे से लेके बड़े तक हर स्टाफ मेंबर्स को इन्होंने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और इसको डेवलप करने के लिए जो फंड था वो केरला की गवर्नमेंट ने दिया है, फॉरेन इन्वेस्टर ने इसके अंदर सपोर्ट किया है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जो इकोनॉमी के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं, पीपीपी मॉडल के साथ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो सकती है। तो बना तो ये 1999 में था कोची एयरपोर्ट, और ये 7वां सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है। यहाँ पे एक वीक के अंदर 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ान लेती है। और यहाँ पे देखें कि अब तक 10 लाख पैसेंजर्स एनुअली ट्रैवल करते हैं यहाँ पे, जो ये सोचते हैं कि भाई 10 मिलियन यानी कि 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ पैसेंजर हर साल यहाँ से ट्रैवल करते हैं। और ये सोचते हैं, इनका प्रेडिक्शन है कि उसके अंदर 1 मिलियन और प्लस हो जाएंगे, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख पैसेंजर यहाँ से ट्रैवल करेंगे। इस जो एयरपोर्ट है इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो 2021-22 तक आते आते तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एयरपोर्ट बनाया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, सोलर पावर प्लांट्स यहाँ पे लगाए हैं, तो इससे एनवायरनमेंट को तो बहुत ज़्यादा फायदा है। दूसरी चीज़, जो एयरपोर्ट के आसपास काफ़ी सारी ज़मीनें होती है, वहाँ पे छोटे बड़े भी मकान नहीं बनाए जाते, फ्लैट टेनामेंट्स की तो बात छोड़ ही दीजिए आप। तो उस ज़मीन का यूटिलाइजेशन करने की जो दिमाग लगा के सोच बनाई है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अप्रिशिएबल आइडिया है, और इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है कोचीन के अंदर केरला के एयरपोर्ट में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखने वाली बात है। अगर एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्वेश्चन पूछने हैं और अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछने हैं, चाहे वो एसएससी, आईबीपीएस, यूपीएससी कुछ भी हो, कि एनवायरनमेंट के अंदर इंडिया ने ऐसे कौन से महत्वपूर्ण काम किए हैं जो अप्रिशिएबल होंगे, तो ये क्वेश्चन जरूर से आ सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा जो है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर 2018 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि पीस कीपर क्या होता है। हर देश के अंदर आर्मी होती है जो अपने देश को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस जो ग्रुप है उसके लिए एक स्पेसिफाइड आर्मी होती है, वहां अलग अलग देशों से आर्मी भेजी जाती है। तो दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश और इंडिया है। इन्होंने भी काफ़ी सारे अपने आर्मी के बंदे यूएन की पीस कीपिंग सर्विस के लिए भेजे हैं। अगर पीस कीपिंग सर्विस क्या होती है यूएन की, अगर दो देशों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जैसे कि इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच में झगड़े हुआ करते थे, तो इजराइल के पास अगर आर्मी की हेल्प चाहिए, या फिर दूसरे मिडिल ईस्ट को आर्मी की हेल्प चाहिए, या फिर ऐसे बीच में नेगोशिएटर की ज़रूरत है और उसके अंदर भी आर्मी की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये लोग अपनी आर्मी भेजेंगे जो अलग अलग देशों से आए हुए लोग होते हैं। तो डिटेल से शुरू करते हैं क्या है इसमें। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर मनाया गया 29 मई 2018 को, और यहाँ पे जो 3700 पीस कीपर थे उनको याद किया गया, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने सर्व किया है यूनाइटेड नेशन को 1948 से लेके अब तक। और इसके अंदर जो भी 129 लोग जो मर गए और जो 3700 लोग शहीद हुए हैं, उन सबको याद किया है। 2017 वाले 129 लोग। और यहाँ पे जो 70 साल का ये टाइम पीरियड रहा है, इसकी ये थीम थी 70 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड सेक्रीफाइस यूएन पीस कीपर्स।
इसके अलावा यहाँ पे जो 70th एनिवर्सरी मनाई गई, तो यहाँ पे उस चीज को याद किया गया कि फर्स्ट यूएन पीस कीपर मिशन जो 29 मई को 1948 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिप्लॉयड अ स्मॉल नंबर ऑफ यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स टू द मिडिल ईस्ट टू फॉर्म यूएनटीएसओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन organization to monitor the armistice agreement between Israel and its अरब नेबर्स। तो अरब नेबर्स और इजराइल के बीच में जो समस्याएं थी उसको शांत करने के लिए यूएन पीस कीपर ने अपनी थोड़ी सी एक टुकड़ी भेजी थी लोगों अपने आर्मी की। तो ये जो लोग थे उसको याद किया गया, पहला जो इंसिडेंट था उसको याद किया गया, और इन्होंने कहा कि भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको रेजोल्यूशन 527/129 करके उसको नोट डाउन किया था इतिहास के पन्नों में और दिसंबर 11 2002 के अंतर्गत। और इसके अलावा जो 29 मई है वो एक एनिवर्सरी डे मनाया जाता है हर साल ये इंटरनेशनल डे यूएन पीस कीपर के लिए। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बात की गई है यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन और 1948 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, वहाँ पे जो सीज फायर के लिए मॉनिटर किया गया था सारी एक्टिविटीज को अरब इजराइल वॉर के दौरान। तो ये यूएन का फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन था। तो उस स्पेसिफिक उस मिशन को भी 2 बार याद किया गया कि जो यूनिट्सो है उसको भी फिर से याद किया गया। तो यहाँ पे यूएन पीस कीपर का 2018 के अंदर 70 साल पूरे होते हैं। और थीम याद रख लीजिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर 70 इयर्स ऑफ सर्विस एंड एक्सपीरियंस। ये था तीसरा करंट अफेयर। और जो फोर्थ करंट अफेयर है वो है गज यात्रा। यहाँ पे गज यात्रा के अंदर हिंदुस्तान की जो एनवायरमेंट है उसके अंदर जो हमारे एलिफेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो गैरो हिल्स मेघालय के अंदर है, तोरा रीजन के अंदर, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये गज यात्रा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो एलिफेंट्स को जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इसके कोलैबोरेशन के अंदर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्राम शुरू किया है और ये 18 महीने तक चलेगा। ये पूरे नेशन के लिए एक नेशनल कैंपेन के तरीके से चलाया जाएगा और यहाँ पे प्रोटेक्ट एलिफेंट को हमें करना है जो इंडिया के नेशनल हेरिटेज एनिमल की तरह भी जाने जाते हैं। और इंडिया के अंदर 12 ऐसे स्टेट्स है जिसके अंदर एलिफेंट रेंज पाई जाती है। और जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो WTI है उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है जिसके अंदर लोग भी इसके साथ जुड़ेंगे, इसके साथ चलेंगे और एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए यानी कि स्पेसिफिकली एलिफेंट्स को कंजर्व करने के लिए ये लोग सपोर्ट करेंगे। और जो गारो हिल का जो पार्ट है, गारो खासी रेंज बोला जाता है, इसको मेघालय के अंदर पड़ता है। यहाँ पे जो लोकल पब्लिक है, जो ट्राइबल लोग ये लोग जो है गारो पीपल की तरीके से जाने जाते हैं। और यहाँ पे ये वेटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड की और ये एलिफेंट्स के लिए रहने के लिए सबसे खुशनुमा माहौल माना जाता है वेटलैंड्स, क्योंकि एलिफेंट्स को ठंडा जो एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर मिट्टी भी ठंडी रहती हो, आसपास का माहौल भी ठंडा रहता हो, ये एलिफेंट्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। तो जो मेघालय के सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है इको रीजन के, वहां पे ये ऐसा एनवायरनमेंट पाया जाता है। तो गज यात्रा शुरू हुई, याद रखिए 18 महीने। भारत में 12 स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर एलिफेंट्स पाए जाते हैं और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से ये चलाया जा रहा है। इतनी चीजें याद रखनी है, स्पेसिफिकली मेघालय। ओके, और एक चीज है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ से ये सब चीजें कनेक्ट करके आपको अपनी एनालाइजिंग पावर इंप्रूव करनी है। कहीं से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आज एनवायरनमेंट के ऊपर काफी सारे पॉइंट्स थे। इसके अलावा आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करें, हो सके तो उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। अगर बेल आइकन पर वो क्लिक करेंगे तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।